तो नमस्कार साथियों, मैं अभिषेक मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज हम करने वाले हैं बेटा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और इन क्वेश्चंस को टॉपर ने कैसे आंसर करा है वो हम देखेंगे। उन्होंने आंसर को कैसे फ्रेम करा है ताकि आप भी उससे सीख लो और आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से लेक्चर्स को। ठीक है, अब आते हैं बेटा हमारे क्या है टेलीग्राम चैनल है। टेलीग्राम चैनल आपको अगर इस क्लास के नोट्स चाहिए, क्लास नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखो टॉपर क्या करता है भाई एग्जाम में, मैं नहीं दिखाऊंगा, तो आपको भी पढ़ के जाना है ताकि आप टॉपर को बोलो मैं नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन आया था 2 मार्क्स में, क्वेश्चन आया था डिस्क्राइब एनी 2 फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल। एरिड सॉइल का 2 फीचर बताना है। तो आंसर कैसे करना है? आंसर करना है फीचर्स ऑफ एरिड सॉइल, पहले आपने हेडलाइन डाल दी। ठीक है, फिर क्या करा, इट इज, पहला पॉइंट, इट इज अ सैंडी इन टेक्सचर। उसका टेक्सचर कैसा है? वो सैंडी इन टेक्सचर होता है, रेतीली होती है ये। ठीक है, उसका दूसरा पॉइंट लिखा, इट इज सैलिन इन नेचर। नेचर में कैसी होती है? तो सैलिन होती है। कैसी होती है? सैलिन होती है नेचर में। ठीक है, उसके बाद क्या है, इट हैज़ पुअर ह्यूमस कंटेंट एंड लैक ऑफ कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर। मतलब कि इसमें ह्यूमस कंटेंट बहुत कम होता है, बहुत पुअर होती है, और साथ में यहाँ पे जो मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत ही बेकार होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप इसको प्रॉपर इरिगेशन करते हो, इस मिट्टी में अगर आप प्रॉपर इरिगेशन करते हो तो क्रॉप ग्रो करने के लिए हो जाती है थोड़ी बहुत सही। ठीक है, मतलब आप इसको, इसमें पानी आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, ज़्यादा इरिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपने वेस्टर्न राजस्थान में देखा, वहाँ पे ये खेती होती रहती है। ठीक है, तो समझ आया भाई, 2 नंबर का अगर आंसर क्वेश्चन आ रहा है तो आपको ऐसे आंसर फ्रेम करना है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक्सप्लेन द इफेक्टिवनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। कह रहा है कि इफेक्टिवनेस बताना है आपको हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। इंडिया में जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग हो रही है, हॉरिजॉन्टल जो पावर शेयरिंग हो रही है उसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि वो इंपॉर्टेंट, उसका इफेक्टिवनेस कितनी होती है। ठीक है, तो आपने क्या करा, क्या लिखा, इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन इंडिया। तो आपने हेडलाइन डाल दी। ठीक है, बहुत बढ़िया। पहला पॉइंट क्या है, इन हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जाम्पल देखो, सिंपल सा इसने बोला कि देखो पहले तो हॉरिजॉन्टल पावर होता क्या है वो आपको बताना है कि हॉरिजॉन्टल पावर ऐसी पावर होती है जहां पे हम डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट में हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम इसमें इसका क्या एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा लेजिस्लेचर है, उसके बाद द एग्जीक्यूटिव्स एंड द ज्यूडिशरी। पहले तो आपने लेजिस्लेचर जहाँ पे नियम कानून बनते हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हो जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में जहाँ पे उस नियम कानून को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है। फिर उसके बाद जाता है वो ज्यूडिशरी, मतलब कि उस पर ज्यूडिशियल रिव्यूज़ के लिए, या कोई अगर नहीं मान रहा है तो उस पर क्या रिव्यू करना है वो ज्यूडिशरी करता है। ठीक है, फिर ईच ऑर्गन हैज़ इट्स ओन इंडिपेंडेंट पावर। हर एक के पास क्या होती है, अपनी अपनी अलग इंडिपेंडेंट पावर होती है। एंड चेक द वर्किंग ऑफ अदर ऑर्गन्स, दिस इंश्योर दैट पावर्स इज नॉट कॉन्ट्रैक्टेड इन वन हैंड, मतलब क्या है, कंसंट्रेटेड इन वन हैंड। ठीक है, अब सिंपल सा है, देखो एक तो बोला कि देखो पावर क्या होती है, अलग अलग के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है। दूसरा क्या होता है, वो एक दूसरे के जो डिसीजन या जो पावर है उसको चेक भी कर सकते हैं, उनके वर्किंग को चेक कर सकते हैं। ठीक है, कि वो उनकी पावर सही से कंसंट्रेटेड है कि नहीं है, मतलब कि उनकी पावर अच्छे से डिवाइड है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, for example in India even though the judiciary is appointed by the government, it has the right to check the laws and made by the legislature and functioning of the executive. This is called the system of check and balance। देखो आपने देखा जैसे इंडिया में है तो इंडिया में ज्यूडिशरी है। ज्यूडिशरी करता क्या है, ज्यूडिशरी चेक कर सकता है कि जो लेजिस्लेचर है क्या है, जो लेजिस्लेचर है वो सही से काम कर रही है, सही से लॉ बना रही है कि नहीं बना रही, जो उसने लॉ बनाया है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, वो एक तो किसका काम चेक कर लिया, लेजिस्लेचर का। दूसरा क्या, एग्जीक्यूटिव का कैसे चेक करता है, तो एग्जीक्यूटिव का चेक करेगा बेटा कि एग्जीक्यूटिव का जो फंक्शनिंग है उसमें काम सही से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, लॉज को इम्प्लीमेंट सही तरीके से करा रहे हैं नहीं करा रहे हैं। ठीक है, उनके हर एक फंक्शन को चेक करते हैं और इसी
सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं इसे हम? चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछो कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या होता है, तो फिर भी आप बता सकते हो कि जो जुडिशरी होता है वो लेजिस्लेचर के फंक्शन को चेक करता है। लेजिस्लेचर लॉ जो बनाया है उसको चेक करता है, सही काम नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, सही लॉ बनाया नहीं बनाया है। दूसरा, एग्जीक्यूटिव के भी फंक्शन को चेक करता है, उसके वर्किंग को चेक करता है कौन? जुडिशरी। और इसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? इसी सिस्टम को हम बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या है? दिस शोज द इफेक्टिवनेस ऑफ द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इन इंडिया। और यही सारी चीज़ें इफेक्टिवनेस दिखाती है कि हॉरिजॉन्टल पावर कैसे इफेक्टिव है हमारे इंडिया में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था बेटा? क्वेश्चन था कि हॉरिजॉन्टल पावर से डिस्ट्रीब्यूशन क्या कैसे होता है, ठीक है, क्या कितना इफेक्टिव होता है। तो इसने बता दिया भाई, पहले तो इसने बताया कि क्या है, पावर 3 में डिवाइड होती है इक्वल में, जैसे हमने देखा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि हर एक के पास इंडिपेंडेंट पावर होती है। फिर बताया कि हर एक पावर क्या होती है कि जो जुडिशरी होती है एक दूसरे के पावर को चेक कर सकती है, मतलब कि जो जुडिशरी है वो लेजिस्लेचर को भी चेक कर सकती है, वो एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि वो चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको बताया है इसने। ठीक है, आगे आते हैं। इसके बाद क्या क्वेश्चन कह रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट वर द चेंज ब्रॉट अबाउट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक पॉलिसीज इन द बिगिनिंग ऑफ 1991 में जो इंडियन गवर्नमेंट थे उन्होंने अपने पॉलिसीज में क्या क्या चेंजेस लेकर आए। ठीक है, क्या क्या चेंजेस लेकर आए? तो क्या लिखा? द चेंज ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द बिगिनिंग ऑफ 1991 के बिगिनिंग में क्या क्या चेंजेस लाए? पहले तुमने देखा कि द गवर्नमेंट एबॉलिश द बैरियर्स इन इट हैड प्लेस्ड ऑन फ्री इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, मतलब कि पहले तो क्या हुआ कि उस बैरियर को एबॉलिश किया गया, उस बैरियर को हटाया गया। जो बैरियर लगा था पहले ही लगा था, कब लगा था? जब स्टार्टिंग भाई 1947 के बाद जब देश आज़ाद हुआ था तो इंडिया ने जो गवर्नमेंट थी उन्होंने कुछ बैरियर लगा रखा था ताकि बाहर से उतना ज़्यादा ट्रेड ना हो, बाहर की कंपनियाँ ना आए, हमारी इंडिया की कंपनी थोड़ा ग्रो हो सकें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंटरनेशनल फ्री ट्रेड था उस पर जो रिस्ट्रिक्शन लगाया था उसको अबॉलिश किया गया। ठीक है, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स एंड पॉलिसीज विच हिंडर्ड फ्री इंटरनेशनल ट्रेड इन द नोन एज द लिबरलाइजेशन। ठीक है, और साथ में ट्रेड बैरियर्स को हटाया, साथ में उन सारे बैरियर्स को हटाया जो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड को रोक रहे थे, उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। और इसी को हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। मतलब कि इंडियन गवर्नमेंट 1991 के बाद लिबरलाइजेशन लेकर आती हैं। और लिबरलाइजेशन होता क्या है? तो लिबरलाइजेशन होता है बेटा कि जहाँ पे फ्री ट्रेड हो रहा हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, उसे हम क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद आता है लिबरलाइजेशन क्या आता है? अलाउड द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल to our country, promoting the क्या लिखा है? multinational corporation and enhancing the competitiveness of the Indian manufacturers। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स। ठीक है, अब क्या बोला गया इसमें बोला गया बेटा कि जो लिबरलाइजेशन होता है वो अलाउ करता है फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स को, गुड्स एंड कैपिटल्स से अच्छे से फ्री एंड फ्लो हो सकते हैं। उसके बाद में क्या हुआ कि साथ में ये प्रमोट करता है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन को, MNCs को प्रमोट करता है ताकि बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वो आके अपनी कंपनी यहाँ पे स्टेबलाइज करें। ठीक है, यहाँ पे वो अलग अपने आप कंपनी ला के स्टेबलाइज करें, उसको अलाउ करते हैं। साथ में यहाँ पे जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं उनको कंपटीशन मिलेगा। भाई जब उनको कंपटीशन मिलेगा तो वो भी बढ़िया से प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे और क्वालिटी ऑफ गुड्स बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ठीक है, कुछ यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? SEZ। ठीक है, इसमें क्या बोला गया कि वर सेट अप विच हेल्प द increasing the investment by the MNCs and promoting world trade। ठीक है, देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनके लिए बनाया गया, किसके लिए? MNCs के लिए, ताकि MNCs यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। भाई किसी भी देश में अगर MNCs जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं देश की इकोनॉमी उतनी बढ़िया बढ़ती है, उतनी जल्दी बूस्ट होती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया। ठीक है, उसके बाद तो क्वेश्चन हमारा समझ आया ना? क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई कि 1991 के बाद क्या चेंजेस हुए थे? तो हमने पहले बताया कि जो कई सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, जो ट्रेड बैरियर्स थे वो हटाया गया। साथ में लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया गया, मतलब कि यहाँ पे फ्री ट्रेड लागू किया गया ताकि MNCs यहाँ पे अट्रैक्ट हो। और साथ में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया ताकि MNC और ज़्यादा उनके लिए बढ़िया यहाँ पे
उनको नेचर मिल सके, उनको अच्छे से यहाँ पे हर एक जोन अच्छा मिल सके, हर एक सुविधा मिल सके। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हम देखेंगे। तो यहाँ पे देखो आपने क्या बोला कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। बहुत सारी इकोनॉमिक पॉलिटिकल सिचुएशन बढ़ाई। यहाँ पे एक्सपेंडिचर बढ़ गया था। ठीक है, जो किसके द्वारा फाइनेंस किया जा रहा था, वॉर लोन, मतलब कि एक्सपेंडिचर खर्चे बढ़े तो हमने लोन लेना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या है, इंक्रीज टैक्सेस, टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। प्राइस क्या लिखा, प्राइस भी बढ़ गया था। साथ में इनकम टैक्स को भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया, इनकम टैक्स भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया गया। उसके बाद क्या लिखा है, थ्रू द वॉर ईयर्स द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज, जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, उस बढ़ गई, इतनी बढ़ गई बेटा कि डबल हो गई, डबलिंग हो गई इसकी। ठीक है, उसके बाद क्या है 1913 और 1918 के बीच में लिखा है। उसके बाद में लीडिंग द एक्सट्रीम हार्डशिप अमंग द कॉमन पीपल। और भाई जब इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा, तो जो कॉमन पीपल हैं उनको तो दिक्कत होगी ना, उनके बीच में हार्डशिप आएगी। उसके बाद में क्या हुआ कि दिस कॉज्ड वाइड स्प्रेड ऑफ फेमाइंस, और फिर भाई भूखमरी फैलना शुरू हो गई। भूखमरी फैल गई, काफ़ी लोगों को खाना नहीं मिलने लगा था। और साथ में इन्फ्लुएंजा भी आ गया था, जिसमें मिलियंस ऑफ जो पीपल्स थे वो निपट चुके थे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा गया भाई, इकोनॉमिक क्या इंपैक्ट पड़ा। तो हमने देखा कि वॉर लोन बढ़ गए थे, एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, साथ में इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस करवाया था और कई तरीके से टैक्स ले रहे थे। ठीक है, साथ में जो प्राइस थे किसी भी फूड्स के, किसी भी चीज़ों के, तो वो क्या हो गए थे, डबल हो गए थे। ठीक है, उसके बाद फेमाइन आ गई भाई। उसके बाद हमने देखा इन्फ्लुएंजा वायरस भी आ गया, उसमें भी दिक्कतें हो रही थी। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ डज डेमोक्रेसी स्टेबलाइज एंड अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वह अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। ठीक है, तो एक्सप्लेन करना है आपको। तो आपको क्या लिखा है, सबसे पहले आपको लिखना है डेमोक्रेसी स्टेबलाइज अकाउंटेबल रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट थ्रू बाय द फॉलोइंग वेज। बहुत सारे अलग अलग तरीके, जैसे अकाउंटेबल कैसे बनती है, तो हमने देखा कि द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल टू द नीड्स एंड डिमांड ऑफ द सिटीजन्स। ठीक है, सिंपल सा अकाउंटेबल कैसे बनती है, तो कि जो सिटीजन्स की जो डिमांड है, जो नीड है, उसके अकॉर्डिंग बनेगी। ठीक है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स शुड बी अकाउंटेबल टू द सिटीजन। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो अपने सिटीजन्स के लिए अकाउंटेबल होते हैं टू इंश्योर देयर वोट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शंस इन अ नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द रूलर्स मे नॉट फुलफिल द डिमांड ऑफ द पीपल्स दस डेमोक्रेटिक। सिंपल सा है, इसमें क्या बोला गया कि देखो जो लीडर है, ठीक है, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोगों की डिमांड को फुलफिल करता है ताकि वो अगले इलेक्शन में फिर उसको चुन सके। ठीक है, फिर लोग उनको ही इलेक्ट करें। लेकिन जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे क्या वर्कर्स के जो नॉर्मल पीपल है, सिटीजन्स हैं, उनकी डिमांड को फुलफिल किया जाता है, नहीं किया जाता ना। तो इस हिसाब से क्या हुआ, अकाउंटेबल गवर्नमेंट हो गई आपकी। उसके बाद क्या है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कैसी होती है, तो क्या लिखा है, द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द working of the country. They ensure that all the norms and procedure are followed. मतलब कि रेस्पॉन्सिबल ये होते हैं कि सिंपल सा है कि ये सबको भाई इंश्योर करते हैं, सारे सिटीजन को बताते हैं कि भाई हम जो काम कर रहे हैं, हमारा जो काम करने का तरीका है वो एक नॉर्म्स, जो प्रोसीड्योर्स है, जो प्रोसीजर्स है, सबके अकॉर्डिंग चल रहा है। हम कहीं अलग से नहीं भग रहे हैं, हमको जितना जैसे बोला गया कॉन्स्टिट्यूशन में उस अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। साथ में क्या लिखा है, दे आर आल्सो रेस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द पीपल्स एंड पीपल हैव द राइट टू नो इफ अ डिसीजन वॉज टेकन। सिंपल सा है कि इसमें क्या बोलते हैं कि इसमें तो रेस्पॉन्सिबल में क्या बोलते हैं, रेस्पॉन्सिबल एक तो उनका जो भी काम है वो एक प्रोसीजर्स नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। साथ में उनको रिस्पॉन्स, ये उनकी राइट है, लोगों की, सिटीजन्स की राइट होती है कि वो आस्क कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं कि हमारा जो आप हमारे लिए काम कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो कैसे कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कौन से डिसीजन आपने लिए, कैसे डिसीजन नहीं लिए हैं, ये सारी चीज़ें पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रेस्पॉन्सिबल भी हो गया। उसके बाद क्या कह रहा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट कैसे फॉर्म होता है, तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट सिंपल सा है, क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज पीपल्स ओन गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वो क्या पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है। दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल हैव पावर इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दिस इज द रीजन फॉर द सपोर्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है। किसकी होती है, पीपल्स ओन गवर्नमेंट होती है। एंड दे इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है, और उनके पास ये भी अधिकार होता है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक बार अगर उन्होंने गलती कर दी तो उसको फिर सुधारने का उनके 5 साल बाद जब अगला इलेक्शन होगा, फिर उनके पास क्या होता है,
चांस होता है उसको फिर से सुधारने का। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, क्या लेजिटिमेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि डिस्क्राइब एनी 3 ट्रेडिशनल मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एडॉप्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया में डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में कौन कौन से डिफरेंट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है वो आपको बताना है। ठीक है, तो क्या लिखा है, पहले तो आपने दिखा है कि गुल्स और कुल्स। गुल्स और कुल्स कहाँ पर हैं, तो वाटर फ्रॉम अ हिल टॉप इज स्टोर्ड इन द पोर्ट्स इन द विलेज। ठीक है, डाइवर्जन डिमांड एज द बिल्ड ऑन द डायरेक्ट वाटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल्स एंड विलेजेस। सिंपल सा गुल्स और कुल्स क्या होता है, जैसे मान लो बड़े बड़े पहाड़ हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ में से छोटी छोटी गलियाँ बन जाती हैं, गलियाँ बन जाती हैं एक जगह जाके वो तालाब में इकट्ठा होती हैं। ठीक है, जैसे मान लो कई सारे पहाड़ यहाँ पर हैं, ठीक है, यहाँ पर हैं, ठीक है, और बीच में एक तालाब है। ठीक है, तो यहाँ से पानी वानी यहाँ से आते यहाँ से आके बह के यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, गुल्स और कुल्स। ये कहाँ पे मेनली पाया जाता है, बताओ भाई, ये जो हिली एरियाज़ होते हैं, जैसे आपने देखा वेस्टर्न हिमालय हो गया, ठीक है, काजा विलेज हो गया, तो वहाँ पे ये आपके मिलते हैं। ठीक है, उसका क्या है, खादिन एंड इसार्ट्स। ये क्या है भाई, खादिन क्या है, खादिन आर सीन इन द क्या लिखा, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर और जोहार्स इन द राजस्थान। देखो ये MCQ में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो खादिन है वो कहाँ मिलता है, आपके जैसलमेर में। जोहार्स कहाँ मिलता है, आपके राजस्थान में। दिस इज द मेथड ऑफ द विच एग्रीकल्चरल रैन आर क्या लिखा है, converted into the rain fed storage tankers and so that water will stay and moisture are the soil। सिंपल सा है, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो इनका एग्रीकल्चरल लैंड होती है वो उनको वाटर स्टोरेज के हिसाब से उनको यूज़ करते हैं ताकि जो उनका एग्रीकल्चर पर्पज़ उनको मिल सके। ठीक है, यहाँ पे प्रीवेलेंट इन एरिड सॉइल सेमी एरिड सॉइल रीजन। यह कहाँ मिलता है, ये सिस्टम कहाँ मिलता है आपको, तो फिर क्या लिखा है, एरिड सॉइल और सेमी एरिड सॉइल रीजन में मिलता है, जहाँ पे वाटर को स्टोर करते हैं, टैंक्स बनाते हैं। ठीक है, उसमें वाटर को स्टोर करते हैं और साथ ताकि जो वाटर है वो उनको एग्रीकल्चर में और ज़्यादा आगे हेल्प कर सके। ठीक है, फिर अगला क्या है इसमें, अगला मेथड है टंकास। ठीक है, तो टंकास क्या है भाई, तो टंकास दीज आर द फाउंड द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन। ये एरिड और सेमी एरिड रीजन मिलता है राजस्थान के। ठीक है, जैसे बीकानेर हो गया, ठीक है, क्या लिखा, फलौदी हो गया, और क्या लिखा है, बारमर्स हो गया, तो क्या लिखा, बरमार्स हो गया। आपने देखा अंडरग्राउंड स्टोरेज, यहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बना देते हैं, मतलब कि गड्ढा खोदेंगे, उसमें टैंक बनाएंगे और वहाँ पे उसमें वाटर स्टोर होता है। अब इसमें फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये होता है कि बेटा कि जो अंडरग्राउंड बना देते हैं उसमें से उनको धूप उस पर कम पड़ती है, पानी ठंडा रहता है, और साथ में इस जो क्या कहते हैं, स्पेस भी इनका बच जाता है। ठीक है, तो ये आपको बताया गया, इसको आपको रीड करना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है, कह रहा है एनालाइज द रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट में अलूरी सीताराम राजू का क्या रोल था ये बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कल क्या है, इन द गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश। देखो गुडेम हिल्स आंध्र प्रदेश में यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ठीक है, साथ में फॉर्म द मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर, और साथ में यहाँ पे क्या चल रहा था, किसके फॉर्म में, गुलिटेंट क्या लिखा है, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर यहाँ पे चल रहा था, मतलब कि वहाँ पे छिप के मार रहे थे। ठीक है, तो अलूरी सीताराम राजू कहाँ के थे, हमारे ये थे गुडेम हिल्स के। कहाँ के थे, गुडेम हिल्स के। कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये मिलिटेंट गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे थे, मतलब कि छिप के मार रहे थे अंग्रेजों को। साथ में क्या लिखा है, द ट्राइबल एज इन द मैनी अदर एरियाज वर रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द एंटरिंग फॉरेस्ट एंड कलेक्टेड फ्यूल्स ऑफ वुड फ्यूल। सिंपल सा है, ये लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में क्यों पार्टिसिपेट किया था, तो मेनली यही था कि इनको फॉरेस्ट में एंटर करने से मना किया गया था। वहाँ से वुड्स नहीं ले सकते थे, वहाँ से फ्यूल नहीं ले सकते थे, वहाँ से इनकी जो ज़रूरत की चीज़ें होती थी वो नहीं ले सकते थे, इसलिए ये लोग भी भाई गुस्सा था। तो अलूरी सीताराम राजू आते हैं भाई, क्या लिखा है कि इनके कैटल्स को, इन सबको कि बिल्कुल भी यहाँ पे एंटर करने के लिए परमिशन नहीं थी। ठीक, उसके बाद क्या लिखा है, 10 व्हेन द colonial government demanded to contribute begar for the रोड बिल्डिंग एंड हेल्प पीपल रिवोल्ट। सिंपल सा है कि अब गवर्नमेंट एक तो इनको रिस्ट्रिक्ट कर रही है, साथ में उसके बाद इनसे ये भी बोल रही है कि भाई आपको बेकार करना, मतलब बिना पैसे के आपको काम करना पड़ेगा, सड़क बनाने में, बिल्डिंग बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ों को बनाने के लिए। तो यहाँ के जो लोग थे वो रिवोल्ट करना चालू कर दिए। ठीक है, द पर्सन हु कैम इन द लीड देम वॉज अलूरी सीताराम राजू। अब भाई इनको भाई कोई भी अगर मूवमेंट चल रहा है तो कोई लीड करने तो आएगा ही, तो इनको लीड करने आए अलूरी सीताराम राजू। ठीक है, द डिमांड दैट ही हैड वैरायटी ऑफ पावर्स एंड ही सेड दैट ही वुड इवन
सर्वाइव द बुलेट शॉट। ये बोल रहे थे भाई मेरे पास बहुत अलग अलग टाइप की पावर्स है और मैं बुलेट शॉट को भी सर्वाइव कर सकता हूँ। ठीक है, उसका लिखा है मूव्ड बाय द दिस कॉल द क्या लिखा है ट्राइबल एग्री टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। और इन्हीं सब की वजह से जो ट्राइबल से वो एग्री हो गए कि चलो हम आपके साथ पार्टिसिपेट करेंगे इस मूवमेंट में। ठीक है, राजू वॉज मूव्ड बाय द गांधीज मूवमेंट बट द फेल्ट दैट इंडिया could be the liberate only through the use of the force and non-violence। सिंपल सा है कि ये तो एक तो साथ में ये गांधी जी के मूवमेंट में शामिल तो हो गए, लेकिन इनका एक भी ये माना था कि इंडिया सिर्फ ऐसे ही आज़ाद हो सकती है जब आप नॉन वायलेंस करो। जब आप नॉन वायलेंस करोगे तभी आज़ाद हो सकती है इंडिया। वायलेंस क्या लिखा है ठीक है। उसके बाद में ही परस्यूड द ट्राइबल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। ठीक है, ये बोलते थे भाई आपको खादी पहनना पड़ेगा, साथ में आपको जो ड्रिंकिंग कर रहे हो, दारू शराब पी रहे हो, उसको आपको मना करना पड़ेगा। ठीक है, द गुडम रिबल्स अट्रैक्ट द पुलिस स्टेशन, विलेजेस, ऑफिसेज एंड पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे अटैक किया गया, कहाँ पे? पुलिस स्टेशन पे, रेलवेज पे, ऑफिसेज पे, पोस्ट ऑफिस पे। ठीक है, फाइनली राजू वॉज अरेस्टेड। फिर राजू को पकड़ लिया गया। कॉलोनियल गवर्नमेंट ने उनको क्या कर दिया? मौत के घाट उतार दिया। ठीक है, फिर आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा है सेक्युलरिज्म। क्या लिखा है? सेक्युलरिज्म इज अ वेरी आइडिया ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जस्टिफाई द आंसर। जो सेक्युलरिज्म होता है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बहुत बढ़िया जो आइडिया होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे क्या है जस्टिफाई करना है आपको। तो क्या बोला? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट गिव अप द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल रिलीजन टू एनी वन रिलीजन। ठीक है, जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है किसी एक रिलीजन को, किसी एक धर्म को क्या नेशनल रिलीजन बोलता है? नहीं सर, नहीं बोलता है। ठीक है, क्या लिखा? अनलाइक बुद्धिज्म इन श्रीलंका, जैसे श्रीलंका में बुद्धिज्म को मिला है। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा इस्लाम को पाकिस्तान में मिला है एंड क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड में मिला है। इंडिया हैज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज। आपने श्रीलंका में देखा वहाँ पे क्या है? वहाँ पे क्या है? वहाँ पे आपका बुद्धिज्म है। आपने पाकिस्तान में देखा इस्लाम है। आपने इंग्लैंड में देखा क्या? इंग्लिश है। ठीक है, क्रिश्चियनिटी है। लेकिन आपने क्या इंडिया में देखा कोई ऐसी? इंडिया कहते हैं कि हमारे ये ऑफिशियल रिलीजन है। नहीं सर, इंडिया कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। ठीक है, क्या लिखा? द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द सिटीजन टू क्या लिखा? प्रीफर प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट। सिंपल सा जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलाउ करता है कि भाई आप किसी भी धर्म को, किसी भी ट्रेडिशन को, कल्चर को आप फॉलो कर सकते हो, फ्रीली हो, उसके लिए आप फ्री हो। ठीक है, फिर कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड द डिस्क्रिमिनेशन इन ऑन द बेसिस ऑफ। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकता है। किसके बेस पे? रिलीजन के बेस पे, कि आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते लोगों को। ठीक है, फिर क्या है? एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ द गवर्नमेंट टू इंटरवेंस इन द मैटर ऑफ द रिलीजियन टू प्रमोट द इक्वलिटी ऑफ द सिटीजन। सिंपल सा है, ये बोला कि भाई ये साथ में गवर्नमेंट को रोकता है, मना करता है कि भाई आप किसी के रिलीजन मैटर पे आप जाके वहाँ पे इंटरफेयर नहीं करोगे, किसी के इस तरह मतलब कि उनकी रिलीजन के हिसाब से किसी को भड़काओगे नहीं। ठीक है, क्या लिखा है? दीज आर द फंडामेंटल प्रोविजंस। ये सारे फंडामेंटल प्रोविजंस थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। साथ में इसको आप अमेंड नहीं कर सकते, बदल नहीं कर सकते ईजिली। ठीक है, उसके बाद आते हैं तो बेटा ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आए थे और टॉपर ने कैसे उसका आंसर करा है। तो उम्मीद है आपने आंसर को, इन क्वेश्चंस को देख के कुछ सीखा होगा कि आपको कैसे फ्रेम करना है, आंसर को कैसे करना है। तो मिलते हैं अगले कुछ इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक्स में। ठीक है, तो तब तक आप पढ़ते रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलता है अगले लेक्चर में। थैंक यू।